इजी चॉइस हो सकती है नक्सवामी का। तो जो नर रिपर्टरी का रूब्रिक है वो हम देख ही चुके हैं, एक्सट्रीमिटी पेन, ड्राइंग, लैग, चिल बिफोर। एक्सट्रीमिटी कैंट में जो रूब्रिक है वो है एक्सट्रीमिटी पेन, लोअर लिम पूरे ही पैर में, चिल बिफोर नक्सवामी का। कैंट में जो सिमिलर रूब्रिक है दैट इज एक्सट्रीमिटीज पेन, लैग, लैग माने घुटने से नीचे, काफ एरिया, लैग, चिल बिफोर, यूपिटोरियम पफ, पल्सटीला, यूपिटोरियम परप्यूरियम। नेक्स्ट जो रूब्रिक है जो कि सिमिलर है कैंट रिपर्टरी से ही, एक्सट्रीमिटीज पेन, जनरल, चिल बिफोर। अब लैग पता चल गया। एक्सट्रीमिटीज पेन जनरल में क्या है, हाथों और पैरों दोनों में दर्द हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें यूपिटोरियम पफ पल्सटीला, आगे डिटेल में शायद बात करेंगे, वहां तक पहुंच पाएंगे नहीं, इसलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। यूपिटोरियम पफ में जॉइंट पेन देखने को मिलेगा, तो एनी फीवर दैट हैव जॉइंट पेन, यूपिटोरियम पफ comes up in the mind. With that, if we have chill with thirst, and with the thirst, if patient drinks water, it dissipates into vomiting, मतलब वॉमिटिंग को इंड्यूस कर देती है। जैसे उसको प्यास भी लगती है, पानी पीते हैं, लेकिन वॉमिटिंग हो जाती है। यहाँ पे इनका डीडी बनता है आर्सेनिक से। और यूपेटोरियम पफ का सिम्टम हो सकता है पर्सपिरेशन, स्वेटिंग की वजह से सारे ही सिम्टम एलिविएट या मतलब आराम मिलते हैं, लेकिन हेडेक बढ़ जाता है पेशेंट का स्वेट में। ठीक है, पल्सटीला की बात करें अगर थोड़ा, तो पल्सटीला में हमको गैस्ट्रिक सिम्टम मिलते हैं इन प्रोड्रोम, फीवर से पहले। चिल बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, हीट बहुत छोटा होता है। ठीक है, यूपिटोरियम परपूरियम बहुत ज्यादा यूज नहीं आता, पर्फ ही ओवरले कर लेता है उसको। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, एक्सिमिटीज पेन, जनरल, चिल बिफोर, यहाँ पे हमको मिलेगा आर्निका। आर्निका को आगे देखेंगे, यूपिडोरियम पफ हो गया, कैलकेरिया एंड पल्सटीला, एंड वन मोर मेडिसिन, सीपिया। दे हैव अ सिम्टम ऑफ चिल दैट दे फील लाइक दे आर स्टैंडिंग इन कोल्ड वाटर, ऐसा लगता है जैसे ठंडे पानी में खड़े हुए हैं, पैर इतने ठंडे रहते हैं इनके। नेक्स्ट है कार्बोवेट, सिन्ना, लाइकोपोडियम। दीज थ्री मेडिसिन आर ऑल्सो included in having digestive symptom in their prodrome, but they are, सिन्हा की बात कर लेते हैं। सिन्हा थोड़ी छोटी मेडिसिन है। यहाँ पे अगर आपको कोल्ड कफ और स्पेशली बच्चों के केसेस में अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम के साथ, मतलब जब डेंटिशन हो रहा होता है उस समय, वे डायरिया या फिर कोल्ड कफ एफोनिया के साथ अगर हमको फीवर देखने को मिलता है, स्पेशली जब हिपर सल्फ एंड एकोनाइट जो जनरल मेडिसिन है वो फेल हो गई हैं, तब सिन्हा का नंबर आता है। मैक्सोमिका हम देख ही चुके हैं। रस्टॉक्स, रेस्टॉक्स को हम जानते ही हैं रेस्टलेसनेस के लिए। लिम्ब पेन बहुत ज्यादा रहता है, हाथ पैरों में दर्द बहुत ज्यादा रहता है, मोशन से आराम मिलता है। और एक रेस्टॉक्स का प्रोड्रोमल सिम्टम है कॉफ इन द प्रोड्रोम। तो खांसी आती है चिल से पहले, मतलब बिफोर फीवर पेशेंट को खांसी रहती है। इसमें बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन टॉप ग्रेड मेडिसिन रेस्टॉक्स है इसके अंदर। इसके बाद बात करते हैं एक पैराग्राफ जो कि कैंट रिपर्टरी, सॉरी कैंट मटीरिया मेडिका में दे रखा है, उससे पहले सॉरी एक रूब्रिक रह गया है। फीवर विथ इरेगुलर स्टेजेस, अगर आपको कोई केस मिलता है जिसमें फीवर की रेगुलर स्टेजेस नहीं है, फॉर एग्जांपल चिल, चिल के बाद आपको हीट मिला, देन अगेन आपको चिल मिला, और उसके बाद स्वेट आ गया, उसके बाद हीट रहा, देन स्वेट आ गया, तो मतलब कोई पैटर्न ही नहीं है। तो ऐसे केसेस क्यों देखने को मिलते हैं हमको आज की डेट में ज्यादातर? वही डिस्टर्बेंस ऑफ एंटीपायरेटिक, बहुत ज्यादा एंटीपायरेटिक ले लेते हैं, इस वजह से डिस्टर्ब हो जाती है जो सीक्वेंसिंग रहती है फीवर की। वहां पे हम यूज ले सकते हैं आर्सेनिक। अगेन गैस्ट्रिक सिम्टम ड्यू टू चिल, एलिमेंट्स ड्यू टू हैवी फूड या फिर फूड पॉइजनिंग, जो कि हम मोस्टली हमारे दिमाग में जब आर्सेनिक आती है उसके लिए सोचते हैं हम, विथ थर्स्ट एंड एक्सेसिव चिल। ठीक है, ब्राइनिया की बात करें, ब्राइनिया में बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस रहती है, रेस्ट। हाँ, ब्राइनिया रह गया लास्ट केस में। पायरोजन बोला था किसी ने, पायरोजन एंड आर्सेनिक बोथ हैव सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया लाइक सिम्टम, ये दोनों मिक्स करते हैं। पायरोजन हैज सेप्टिक फीवर लाइक कंडीशन, बहुत हाई फीवर में जनरली, या फिर पीरियोडिक अगर कोई फीवर है जो कि रिकरेंस में हो रहा है, ये जैसे इतने महीने बाद, इतने दिनों बाद होता है, वहां पे पायरोजन ज्यादा मार्क्ड मेडिसिन है। और तीसरा जो सजेशन था वो ब्राइनिया ही था। तो ब्राइनिया में तो बहुत ज्यादा डलनेस और ड्राउजीनेस रहती है,
थर्स्ट बहुत मार्क्ड रहती है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर विथ ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीवियर कॉन्स्टिपेशन। नक्सवामी का हम देख ही चुके हैं। एपिकैक भी गैस्ट्रिक सिम्टम के बाद जो चिल आता है वहां पर देखते हैं। सीपिया थोड़ा देख चुके हैं हम। ओपीएम, ओपीएम यूजुअली अगर स्टूपर मिल रहा है, मतलब पेशेंट को फीवर है, उसमें लेटा ही रहता है पेशेंट, लेकिन उसके सेंसेस अवेयर हैं, सराउंडिंग का पता है उसको, लेकिन वो बिल्कुल डल स्टेट में है। और जो एलिमेंट है फीवर का वो हो सकता है फियर, फ्राइट, बहुत ज्यादा डर जाना, पेशेंट का शॉक आ जाना, वहां से अगर फीवर प्रोड्यूस होता है तो ओपीएम एक अच्छा चॉइस ऑफ ड्रग हो सकता है, और चिल ही प्रीडोमिनेट करता है ओपीएम में भी। उसके बाद एक पैराग्राफ देख लेते हैं हम फ्रॉम कैंट मटीरिया मेडिका। तो जो सप्रेस्ड मलेरियल कंडीशन होती है वहां पर सीपिया देने की वजह से चिल रिकर कर सकता है। लेकिन इसमें लिखा है कि सीपिया बहुत ज्यादा कब काम में ली जा सकती है कि आपने, मतलब फीवर के लिए पेशेंट बहुत सारी मेडिसिन लेके आ चुका है, होम्योपैथिक मेडिसिन उनको एडमिनिस्टर कर दी गई हैं, और अब कोई क्लियर पिक्चर नहीं बन रही है, वहां पर सीपिया को यूज में लिया जा सकता है उस इरेटिक स्टेट ऑफ फीवर में। इसके अलावा इस पैराग्राफ का जस्ट ये भी है कि नाट्रम्यूर एंड चाइना, नाट्रम्यूर चाइना, इसके अलावा आप मान लें चिनिनम मार्स, ये जो ऐसी मेडिसिन है जिनमें पीरियोडिसिटी बहुत ज्यादा मार्क्ड रहती है, एपिस, तो वहां पर आप ना दें, इन मेडिसिन को ना दें इस स्टेट में जिनमें पीरियोडिसिटी बहुत अच्छी है मेडिसिन में, और केस ऐसा है जहाँ पे सब कुछ जम्बल्ड अप है, वहां पे इन मेडिसिन का यूज ना करें कॉमनली। और जो मेडिसिन यूज करनी चाहिए उनमें कैंसर ने लिखा है कैल्किरिया काब, आर्सेनिक, सल्फर, सीपिया एंड इपिकैक। चिनियम सल्फ की बात दिमाग में आ रही है, यहाँ पे जो लिखा है सप्रेस मलेरिया, सप्रेस मलेरियल केसेस में चिनिनम सल्फ देने की वजह से फीवर या चिल रिकर हो सकता है। 3 AM, ओ सॉरी 3 PM मार्क्ड सिम्टम है, 3 PM चिल विच इज सिमिलर टू एपिस। और जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो सकता है चिनिनम सल्फ का, बहुत ज्यादा वीकनेस एंड ड्राउजीनेस प्लस पेन इन सर्वाइकल रीजन। हम जो भी मेडिसिन अभी देख रहे हैं उनमें मोस्टली लंबार रीजन, स्मॉल ऑफ बैक जिसको लिखते हैं लिबर्टी में, लंबार रीजन वहां पे पेन रहता है। लेकिन चिनिनम सल्फ वन ऑफ दोस मेडिसिन है जिसमें फीवर के साथ सर्वाइकल रीजन में पेन मार्क्ड रहता है। इसके अलावा नक्समोमिका के जो प्रेजेंटिंग सिम्टम होते हैं और जो कि अदर मेडिसिन से इसको रिलेट करते हैं, वो है फीवर अनकवरिंग एवर्जन, बहुत चिली होता है पेशेंट, अनकवर यानी अपना जो कवरिंग है, चादर है, वो हटाने देना नहीं चाहता, सिमिलर टू यूपिटोरियम पर। एंड पेशेंट डज नॉट वांट टू मूव, इसके साथ मतलब अनकवरिंग तो है ही, नहीं करनी है अनकवरिंग, प्लस हिलना भी नहीं है, तो दैट मेडिसिन कैन बी आर्निका। आर्निका के बारे में अगर देखा जाए तो एक बहुत ही मार्क्ड सिम्टम अगर देखने को मिले तो आर्निका के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर चिल स्टेज में, जब पेशेंट को ठंड लग रही है, वहां पे पेशेंट को प्यास लगती है, दैट इज कॉमन, मैनी मेडिसिन हैव दैट। बट पानी पीने के बाद पेशेंट को आराम मिलता है, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे एनर्जी बढ़ गई है, पेशेंट फील्स रिजुविनेटेड, देन आर्निका कैन बी अ गुड चॉइस ऑफ ड्रग। उसके बाद नक्स की पिक्चर, पिक्चर पे इतना नहीं जाते हैं, ड्रग पिक्चर कभी और देखेंगे, अभी फीवर पे ही कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ, नेट्रम्यूर से कैसे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है नक्सवामी का। शुरुआत के जो सिम्टम्स हैं दैट डिनोट्स पिक्चर ऑफ नाइट्रोम्यूर, उन्हें चलिए जॉक थ्रू कर लेते हैं। उनके उनमें एमेसिएशन है, पतला दुबला होता है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू फीवर। स्क्वर्मिंग, नाक में ऐसा लगता है जैसे कुछ कीड़ा सा है, डस्ट से एलर्जी रहना या स्नीजिंग होना, इसमें बोगर में सिंगल मेडिसिन नाइट्रोम्यूर दी हुई है, ये फीवर से रिलेट कर सकता है। बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीफ, वाटर बॉडीज के अराउंड रहना, और एसिडिक फ्रूट और ब्रेड लेना, एसिडिक फ्रूट और ब्रेड तो नहीं, लेकिन अगर डैम्प रीजन में या फिर ओशन सीज के अराउंड जहाँ पे नमकीन पानी है, नॉट फॉर फ्रेश वाटर बॉडीज, ऐसी जगहों पे डैम्प रीजन में, और आफ्टर बैड इफेक्ट ऑफ ग्रीफ और एंगर अगर है, ये कॉज है फीवर का, तो हम नाइट्रोम्यूर की तरफ सोच सकते हैं, मतलब एलिमेंट्स ये हो सकते हैं। अब चिल की बात करें, अगर चिल के साथ हेडेक होता है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है, थर्स्ट सिमिलर होती है किसके,
ब्राइनिया की, इवन जो ब्राइनिया का हम पढ़ते हैं, लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर इवन एट स्मॉल इंटरवल, नाइट्रम के चिल में ये प्रेजेंट होता है विथ हेडेक। चिल इनका भी एक्सट्रीमिटीज से शुरुआत करता है और ब्लूनेस ऑफ फिंगर्स के साथ, जो कि सिमिलर है नक्सवामिका के। और स्टूपिफैक्शन और स्लीपीनेस भी देखने को मिलती है विच इज सिमिलर टू ओपी। तो क्या हुआ, चिल के साथ हेडेक था, ठंड लगी, ठंड के साथ सर दर्द हुआ, बहुत प्यास लग रही है। और शुरू कहाँ से हुआ है फीवर, बाय एक्सट्रीमिटीज विथ स्टूपिफैक्शन एंड स्लीपीनेस। डॉक्टर लिप्टे का क्या कहना है नाइट्रम व्यूर के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसको कंसाइज करके बता दूं इंस्टेड ऑफ रीडिंग एवरीथिंग, कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंडा फील होता है, बहुत ठंड लगती है जैसे कि उसके ऊपर बर्फ डाल दी हो, और ये चिल कंटिन्यू रहती है टिल मॉर्निंग। ठीक है। और आफ्टरनून में हीट प्रेजेंट रहती है, जो कि वॉयलेंट हेडेक के साथ प्रेजेंट रहती है, और अनकॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, कॉन्ट्रास्टिंग चेंज है। जो हमने नक्सवामिका में देखा कि शाम के समय चिल था, रात को हीट थी, और सुबह स्वेट था। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मॉर्निंग के समय चिल है, दिन के समय हीट है, और उसके बाद स्वेट का नहीं बताया गया, लेकिन स्वेट आफ्टर एट द एंड ऑफ द डे साइड पे स्वेटिंग प्रेजेंट है, और स्वेटिंग के साथ सारी ही कंप्लेंट एम्बुलेट हो जाती है। टंग में क्या डिफरेंस है, मैप्ड टंग जो कि हमको देखने को मिल सकती है मार्क्सॉल और टेरेबेंथियाना एक्सेट्रा, जहाँ पे देखने को मिल सकती है मैप टंग, वो भी नाइट्रोम्यू में प्रेजेंट होती है। प्लस जो टेस्ट होता है माउथ का वो सॉल्टी रहता है, जो कि हमने बिटर देखा था नक्सवामिका में। ड्राई टंग रहती है। एक केस देख लेते हैं एच सी एलन सर का, छोटा सा केस है। तो एक मेल जो कि मिड 30s में था, उनका एग्यू एग्यू को मलेरिया का मतलब मलेरिया होता है। अगर पुरानी बुक्स पढ़ेंगे आप, उसमें आपको एग्यू लिखा हुआ मिलेगा। तो एक मेल था जो कि 30s में था, जिनको फीवर रहता था इंटरमिटेंट। उन्होंने बहुत समय तक सिंकोना बाग ली, लेकिन उनको बार बार रिकरेंसी की वजह से उन्होंने बोला नहीं लेनी अब, कि लेट द चिल गेट वेल विदाउट मेडिसिन, कि अपने आप ही ठीक होगा। तो जब वो एच सी एलन सर के पास आए, तो उनके पास उन्होंने सिम्टम प्रेजेंट किया एवरी अदर डे एट 11 a.m. he has fever with severe pain in the small of back, कमर में दर्द, 11 a.m. fever, chill lasted nearly 2 hours with no thirst during chill। और यहाँ पे एच सी एलन सर ने नक्स ओमेगा 30 में रिपीटेड डोज दी, जिसकी वजह से पेशेंट ठीक हो गए। पल्सडीला के बारे में देख लेते हैं अपन। पल्सडीला के प्रोड्रोम में, पल्सडीला के प्रोड्रोम का मतलब होता है फीवर से पहले की स्टेज, चिल से पहले की स्टेज। वहां पे हमको देखने को मिलता है थर्स्ट एंड डायरिया एट नाइट। फिर स्लीपीनेस बिफोर चिल, जहाँ पे हमारे पास आर्सेनिक एंड चिनिनम सल्फ है, सिमिलर टू दैट। स्किन में कोल्डनेस रहती है, वन साइडेड विथ वन साइडेड नम्बनेस। ये मार्क्ड फीचर है पल्सडीला का। अगर आपको वन साइडेड कोल्डनेस या वन साइडेड नम्बनेस देखने को मिलती है, तो पल्सडीला के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं चॉइस ऑफ ड्रग होने के। और फीवर, पैरोक्सिज्म इररेगुलर, लॉन्ग चिल्स विथ लिटिल हीट एंड नो थर्स्ट। इस एक रूब्रिक में मतलब लगभग पूरी ही पल्सर का जस्ट कवर हो गया है कि इररेगुलर तो उसके स्टेजेस रहती है फीवर की, चिल बहुत लंबा रहता है, हीट छोटी रहती है, और थर्स्टलेस रहती है मेडिसिन। अगर हम डायरिया या फिर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस की बात करें, तो एंटीमोनियम क्रूड एंड एपिकैक बहुत क्लोज आती हैं पल्सर के। लेकिन ये जो बाकी सिम्टम है, स्लीपीनेस, थर्स्टलेसनेस एंड लॉन्ग चिल्स एंड लिटिल हीट, पल्सर को डिफरेंशिएट करती है अदर मेडिसिन से। फिर एक छोटा सा केस घर का। तो एक फैमिली मेंबर मेरे घर पे सो रहे थे, 2-3 बजे की बात है रात को। मेल फैमिली मेंबर थे, वो सो रहे थे, और रात को 2-3 बजे उनकी घराने की सी आवाज़ आती है, और थोड़ी देर बाद रोने की आवाज़ आने लगती है। शोर वोर होता है, तो मैं भी जग जाता हूँ। वहां पर जाते हैं तो क्या देखने को मिलता है, बहुत सीवियर पेन हो रहा है बॉडी में। टच नहीं करने दे रहे हैं किसी को, कोई भी अगर बॉडी को टच कर रहा है तो उनको कह रहे हैं कि छुओ मत यार, मुझे दर्द सा हो रहा है और झंझनाहट सी हो रही है, छुओ मत मुझे, और ठंड लग रही है। जबकि अगर आप एक्सटर्नली बॉडी की सरफेस को देखेंगे, तो काफी गर्म है वो, और थोड़ी बहुत स्वेटिंग सी
दिखाई दे रही है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत स्वेटिंग से दिखाई दे रही है। और हाँ, उससे जस्ट पहले, मतलब ये बात है 2-3 बजे की, और रात को जब खाना खा के सब सोए हैं तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नॉर्मल खाना खाया, सबने वही खाना खाया, तो कोई एलिमेंट डाइट के थ्रू तो नहीं था वहां पे। उससे प्रायर उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो जो भी प्रोड्यूस हुई है एटियोलॉजी, वो उसी दौरान प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो आई इन्फ्रेंस दैट, मुझे ऐसा लगा कि नवंबर का महीना है। अच्छा, मैंने मेंशन नहीं किया था शायद। ओके, नवंबर का महीना था, एंड ही वाज स्लीपिंग राइट बिसाइड द विंडोज। तो एंड ही वाज हैविंग कवर्स ओवर हिम। तो उनको पसीना आया होगा और पसीना सूख गया होगा, है ना। चैक पर्सपिरेशन की वजह से फीवर आया होगा। इतनी सडनली हुआ है ये सब कि कुछ भी नहीं था से इतना कुछ हो गया है। इस वजह से मेरा दिमाग गया सबसे पहले एक्रोनाइट की तरफ। लेकिन जो इतना ज्यादा पेन उनको फील हो रहा था, उसकी वजह से मेरे दिमाग में आर्निका एंड यूपिटोरियम पर्फ भी आई। ठीक है। फिर उसके बाद जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि यूपिटोरियम पर्फ, तो मैंने पूछा कि आपके कमर में दर्द है क्या। आ, हाँ, लंबार पेन है कि नहीं, तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं है। उसके बाद मैंने पूछा कि जिस साइड पे आप सो रहे हैं, ही वॉज स्लीपिंग ऑन हिज लेफ्ट साइड, वहां पर दर्द है क्या। तो बोला नहीं, वहां पर दर्द नहीं है, लेकिन टच करने से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, झंझनाहट सी, जिसको वो कहना चाह रहे थे। इट माइट बी चिल, क्या पता वो चिल ही था जो उनको ठंडक सी फील हो रही थी, जिसको झंझनाहट कह रहे थे। इस वजह से मैंने चेक पर्सपिरेशन, सडननेस ऑफ सिम्टम, कुछ रिपर्टराइज नहीं किया, एकोनाइट 200 दी, 5 ड्रॉप्स 4 times in span of 20 minutes। और एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स वीपिंग मिनिमल थी, बस चुप ही हो गए थे लगभग। और वो जो टच करने पे जो उनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ रही थी, वो नहीं थी। और लगभग 1 घंटे के, मतलब मान सकते हैं अराउंड 45 मिनट्स, उनको वापस नींद आ गई। तो दैट वाज अ स्मॉल केस ऑफ एकोनाइट। एकोनाइट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बेलाडोना से। बेलाडोना में डॉक्टर बहर नाम से एक डॉक्टर बहर हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर आपको स्वेटिंग देखने को मिल रही है प्रोफ्यूज किसी केस में, जहां पर आप कंफ्यूज हैं एकोनाइट और बेलाडोना के बीच में, क्योंकि दोनों ही बाय द सडन एक्सपोजर ऑफ कोल्ड एयर, बाय चेक्ड पर्सपिरेशन, हेयर कट वगैरह, दोनों ही सेम एलिमेंट लगभग कैरी करते हैं, दोनों ही टॉप ऑफ द हेड रहते हैं जब भी फीवर के बारे में सोचा जाता है। तो वो बोलते हैं अगर आपको ये दोनों में जंबल अप हो रहे हैं, तो आप देखिए, अगर स्वेटिंग है, प्रॉपर स्वेटिंग है पेशेंट को, तो आप बेलाडोना की तरफ जाएंगे इंस्टेड ऑफ एकोनाइट के लिए। ये डॉक्टर बहर का ओपिनियन हो गया। उसके बाद एकोनाइट और बेलाडोना में डिफरेंस ये हो सकता है कि एकोनाइट में आपको एक सिम्टम है कि पेलनेस ऑफ फेस ऑन सिटिंग विथ रेडनेस ऑफ फेस ऑन लाइंग डाउन, कि मतलब जब लेटा हुआ है पेशेंट तब तो फेस बिल्कुल लाल हो रखा है, जब बैठते हैं तो फेस पे से वो जो लालिमा है वो चली जाती है। बैलाडोना में वो मेंटेन्ड ही रहेगी, मुंह लाल ही रहेगा, विथ एक्सट्रीमिटीज दैट आर कोल्ड, स्पेशली फीट्स दैट आर कोल्ड, आइसी कोल्ड इवन समटाइम्स। और कोई थर्स्ट नहीं रहती। एकोनाइट में अनक्विंचेबल थर्स्ट मिलती है, बैलाडोना में चिल में कोई भी थर्स्ट नहीं मिलेगी। तो क्या क्या पॉइंट हो गए। चिल में थर्स्ट होना, दैट गोज टू एकोनाइट। चिल में थर्स्ट नहीं होना, गोज टू बैलाडोना। बैलाडोना में रेडनेस ऑफ फेस मेंटेन रहती है विथ हीट। एकोनाइट में रेडनेस ऑफ फेस ऑन लाइंग डाउन, बट व्हेन द पेशेंट सिट्स अप फेस गेट्स पेल। एंड थर्डली, एकोनाइट में ज्यादातर ड्राई फीवर रहता है, बेलाडोना में भी ज्यादातर ड्राई फीवर रहता है। लेकिन डॉक्टर बहर के अकॉर्डिंग अगर आपको स्वेटिंग मिल रही है, यू शुड गो फॉर बेलाडोना फर्स्ट। डॉक्टर मेहर। हाँ, प्रॉपर जा रहा है सेशन। हाँ, कोई डाउट। नहीं, मैं कैरी फॉरवर्ड करूँ। ओके। तो एक और केस है। केस सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल केस। यहाँ पर क्या है, 12 साल का बच्चा है एक। इनिशियल ऑब्जर्वेशन में एक लड़का है 12 साल का, जिसको उसकी मदर लेके आती है।
बच्चा बहुत मुश्किल से पैर घसीट घसीट के चल रहा है, मदर उसके पीछे हाथ लगाकर उसको पुश करते हुए अंदर लेके आ रही है। और फिर जब वो चेयर पे बैठती है तो बच्चा उसके साथ ही लैब पे बैठ जाता है। ठीक है, उसकी बच्चे की आंखें क्लोज है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शक्ति ही नहीं है, ड्रेन्ड है बिल्कुल, है ना, कि लगभग जैसे सो ही रहा हो। मैंने मदर से बोला बताइए। तो उन्होंने बोला ऐसे कुछ दिन से बुखार है, बुखार वाली दवाई दी थी, देते हैं बुखार उतर जाता है, फिर अगले दिन वापस आ जाता है। मैंने कहा और? तो मदर ने कहा और कुछ नहीं, कुछ खाता पीता नहीं है, ऐसे ही रहता है, सोया सोया सा पड़ा रहता है पूरे दिन। मैंने बोला और कुछ नहीं? कब से है बुखार इनको? मदर कहती हैं परसों से। मैंने पूछा परसों इनके रूटीन में कोई चेंज आया था? ओके सॉरी, ये केस था अराउंड एंड ऑफ अप्रैल, जब समर वेकेशन स्टार्ट होने ही वाले होते हैं, मतलब लास्ट डेज ऑफ स्कूल्स, उसके अराउंड का था ये। तो परसों या उसके एक दिन पहले इनके रूटीन में कोई चेंज, बुखार के दिन किसी समय पर आता है जैसे सुबह, हाँ, रूटीन में कोई चेंज हुआ हो परसों, या फिर बुखार का कोई समय है सुबह दोपहर शाम ऐसा कुछ, मतलब दिन में ही आता है। और रूटीन में चेंज का मतलब, अब जैसे मैं बता रहा था कि नॉट सो गुड इकोनॉमिकल एरिया में भी प्रैक्टिस करता हूँ मैं डेली, तो वहाँ पे ज्यादातर केसेस मुझे फीवर के वहीं से मिलते हैं। तो इनको नहीं समझ में आया रूटीन चेंज का मतलब। तो मैंने बोला कि कुछ ठंडा, अब लीडिंग क्वेश्चन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत पेशेंट रहते हैं, एक पेशेंट पे आप 5 से मैक्सिमम 10 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, इसलिए थोड़ा बहुत लीडिंग क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, जैसे कि कुछ ठंडा खाया पिया हो क्योंकि इतनी गर्मी है, सर्द गर्म हो गया हो, या खेलते बहुत हैं धूप में, कुछ खाने के बाद नहाने के बाद, ऐसा कुछ है इनको। तो मदर ने कहा परसों इसके स्कूल का आखिरी दिन था, तब खेल रहा था ये पूरे दिन स्कूल में, पागल ही है बिल्कुल खेलने के लिए, स्कूल से घर आया तब से कांप रहा है, स्कूल से घर पता नहीं कैसे पहुंचा ये, तब से तो जोर जोर से कांप रहा है, तप रहा है बुखार से, उसको पकड़ना पड़ जा रहा है, उसको तो ठंडी लग रही है। बहुत ज्यादा तब तो उस समय भी नहीं रहा था, नहीं, बहुत ज्यादा तो उस समय भी नहीं था। और उसी समय जाकर इसको दिखा के मैं दवाई लेके आई थी, वही दवाई अभी रोज रोज चल रही है। और खाना तो कम ही खा रहा है ये तब से। अच्छा, उसके बाद से ऐसा बुखार आया है क्या? हाँ, ठंड लग कर ही आता है बुखार। फिर मैंने पूछा कि और उतना ही कांपते हैं क्या? तो बोला नहीं, दवाई दे देती हूँ तो उतना तो चिल नहीं रहता है। अच्छा, पानी की प्यास नहीं पीता है बिल्कुल, जबरदस्ती पिलाना पड़ता है, और नहीं तो पड़ा रहे खाना नहीं खाए पानी नहीं पिए, पानी जबरदस्ती पिलाते हैं हम, होंठ बिल्कुल सूख रखे हैं। मैंने जो भी बच्चे का नाम था वो कह के उसको पुकारा, मैंने कॉल आउट किया उसका नेम, लेकिन और उसके बाद पूछा क्या हो रहा है आपको? तो बहुत मुश्किल से ऐसे आंखें खोल के जवाब देते हैं कि बुखार आ रहा है, थकान रहती है, कुछ मैं करने का मन नहीं करता है। एनालिसिस ऑफ केस, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट फीवर, एनालिसिस है जो केस का, उसमें यह है कि फीवर जो है वो रिकर कर रहा है, दिन में ही आता है, पेशेंट बहुत वीक है, खुद चल भी नहीं पा रहा है, लिस्टलेस मतलब ध्यान नहीं है अगल बगल का, दिमाग प्रॉपर नहीं चल रहा है, बहुत ही लेथार्जिक और वीक है, और आंखें भी नहीं खोल पा रहा है। एलिमेंट हमने देख ही लिया, बहुत ज्यादा देर तक धूप में खेल रहे थे एट द लास्ट डे ऑफ हिज स्कूल। एपेटाइट डिक्रीज्ड है, थर्स्टलेस है, या फिर थर्स्ट वांटिंग, जो भी लेना चाहें। स्टूल नॉन स्पेसिफिक, पासिंग वंस नॉट डायरी, ठीक है ठीक है। और थर्मल्स चिली है। एनर्जी लेवल बहुत लो है, थकान सी रहती है, सोया सोया सा रहता है। और मेंटल्स में नो मच रिएक्शन और डलनेस। तो आप लोगों का क्या एनालिसिस है, क्या मेडिसिन हो सकती है बताइए? 1 मिनट का समय है। हाँ। हाँ। अरे क्या बात है, और ये, और कुछ और रीजन तो बताइए। बहुत बढ़िया। और
रीजन रीजन भी बताइए। हाँ बिल्कुल। और हाइपोवॉल्यूमिक, ठीक है। Chlorine was a good suggestion too and Gelsemium was a good suggestion too। इस केस में मैंने रूब्रिक्स नहीं उठाए थे ना, इतना टाइम था और जनरल पिक्चर दिख ही रही थी, एंड जेल्सियम इज द राइट आंसर। इवैल्यूएशन ऑफ केस में यही है, पेशेंट है एक्सेसिव सन एक्सपोजर, उसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिन वॉल्यूमिया हुआ था नहीं हुआ था वो हमको नहीं पता, लेकिन आज तो 12 दिन हो चुके हैं ना उस बात को, तो दैट इज नॉट कंसिडरेबल। प्लस क्लोनाइन को हम आगे देखेंगे, सीवियर हेडेक, रेडनेस, वो अलग, थोड़ी सी अलग पिक्चर है वहां पर, है ना। हाँ, ही उन पर, ऑल्दो ग्लोनाइन वाज नियर अबाउट जेलसीमियम, वेरी गुड सजेशन टू। पेशेंट हैड एक्सेसिव सन एक्सपोजर एज द एलिमेंट ऑफ फीवर। अच्छा, एंटीमोनियम क्रूडम आगे है, देखते हैं वहां तक पहुंचेंगे कि नहीं। एंटीमोनियम क्रूडम भी बहुत बढ़िया मेडिसिन है, फीवर आफ्टर सन एक्सपोजर। इवन एक रूब्रिक है, फीवर सन वॉकिंग, वहां पे सिंगल मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम, एंड देन टू वाज गिवन बाय डॉक्टर कैंसर, तो इट्स अ गुड मेडिसिन टू। ही वाज डल एंड डिजी, एज एज आई हैव एक्सप्लेन्ड, थर्स्टलेस था, कुछ भी खाना पीना नहीं मांग रहा था, फीवर में चिल्स थे और चिल आफ्टरनून में थे, दैट इज अ मार्क्ड सिम्टम ऑफ जैल्सीमियम टू। और वन मोर सिम्टम ऑफ रूब्रिक जो उन्होंने बताया था कि पहले दिन था, कि इतना ज्यादा बुखार था कि इसको पकड़ना पड़ जा रहा था। ये उस समय मैंने नहीं उठाया था क्योंकि ये था ही नहीं, लेकिन रेफरेंस में आया था, तो चिल हेल्ड डाउन डिजायर टू बी, मतलब इतना ज्यादा कांपता रहता है पेशेंट इन चिल कि उनको पकड़ के बिठाना पड़ता है। ठीक है, जैल्सिमियम 200 थ्री आवर्ली फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। और उसके बाद मैंने उनसे मिला था आफ्टर थर्ड या फोर्थ डे, फीवर वॉज सबसाइडेड, एनर्जी लेवल वॉज बेटर, बैठ पा रहे थे, भूख प्रॉपर इतनी तो नहीं थी, पानी पीने लगे थे वो, और चली गई थी होंठों पे जो ड्राइनेस थी उनके। इवेंचुअली ही वुड हैव बीन बेटर, मतलब वो ही सेकंड फॉलो अप था। ठीक है, अदर मेडिसिन जो बहुत बढ़िया सजेशन आया था, ग्लूनोइन, एंटीमोनियम क्रूडम भी हो सकती है, बेलाडोना भी हो सकती है, नाट्रम कार्बन, पल्सरेटिला। तो मेजोरिटी ऑफ मेडिसिन हो चुकी हैं पहले डिस्कस, ग्लूनोइन के बारे में देख लेते हैं पहले, जैल्सीमियम के बारे में, ठीक है। एलमेंट्स मतलब स्टार्ट ऑफ द फीवर अगर है सन एक्सपोजर से, फियर फ्लाइट से विच इज सिमिलर टू ओपियम, एक्साइटिंग न्यूज, कॉफिया क्रूडा इज अ गुड मेडिसिन फॉर प्रॉब्लम्स आफ्टर या फिर एलिमेंट्स आफ्टर गुड न्यूज। पर ओके, लास्ट 10 minutes आर देयर, आई विल ट्राई टू कवर अप टिल बैलाडोना। ओके, and then we will have a session for your doubts. I will try to cover it up quickly। अनयूजुअल ऑडियंस मतलब जो भी चीजें रोज होती हैं उससे बाहर कुछ भी होता है, अपीयरेंस ऑफ पब्लिक, तो जर्सीमियम के एलिमेंट्स के कौन कर सकते हैं, विच इज सिमिलर टू अर्जेंटम नाइट्रिकम, समटाइम्स लाइकोपोडियम इन सालिसिया टू, बट अर्जेंटम नाइट्रिकम इन जर्सीमियम आर मच मोर मार्क्ड। फिर चिल विदाउट थर्स्ट, रनिंग अप एंड डाउन इन द बैक, this is Abiscan, Belladonna, and Arnica, Eupatorium puff, or other medicines that too have these symptoms. Running from sacrum to occiput is much more exclusive for gelsemium. Dullness, dizziness, drowsiness, we have seen. Paralysis of various group of muscles. अगर after the exposure of cold, paralysis of a single part of muscle देखने को मिलता है, जेल्सीमियम कॉस्टिकम can be thought of in initial stage if other symptoms corresponds to muscular weakness, sunstroke, congestion of face, bursting headache, etc. Child holds the nurse, देखते हैं इसको, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, कॉस्टिंग ग्रेफाइटिस एंड सीपिया फॉर टॉसिस आर रियली गुड मेडिसिन। मतलब अगर ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हमको देखने को मिलता है, कॉस्टिकम, ग्रेफाइटिस एंड सीपिया आर गुड मेडिसिन।
चिल फीवर वांट्स टू बी हेल्ड हो गया। क्वाइट डिस्पोजिशन, जब भी फीवर वगैरह रहता है या किसी भी तरीके की परेशानी रहती है तो पेशेंट कोशिश करता है चुपचाप अकेला एक जगह पर बैठा रहे, कोई भी बॉदर ना करे, कोई भी उसकी तरफ देखे भी ना, विच इज सिमिलर टू एंटीमोनियम क्रूडम एंड सिना। Headache starting from cervical region, bursting kind of pain. Silesian sanguinaria. Okay. Glonoinum, redness of face, rushing of blood towards heads and face, throbbing of carotid and ailment from sun exposure. यहाँ पे carotid का जो थ्रॉबिंग है वो बहुत ज्यादा मार्क्ड रहता है क्लोनोइनम में, विथ रेडनेस ऑफ फेस। ऐसा लगता है पूरी बॉडी का ही ब्लड फेस की तरफ जा रहा है और बाकी बॉडी उसको ठंडी सी या ठंड मतलब ऑब्वियसली कंपैरेटिवली टू फेस चिली रहती है। दिस इज मच मोर सिमिलर टू बेलाडोना। देखते हैं नेक्स्ट वो है क्या, नहीं एंटीमोनियम क्रूडम, क्योंकि सन एक्सपोजर की बात हुई थी इसलिए एंटीमोनियम क्रूडम की बात हो रही है। गैस्ट्रिक सिम्टम, प्रोड्रोम, प्रोड्रोम की बात कर रहे हैं मतलब फीवर से पहले के जो सिम्टम है। तो गैस्ट्रिक सिम्टम होते हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, नोजिया एंड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग विदाउट नोजिया में भी बढ़िया मेडिसिन है एंटीमोनियम क्रूडम। एंड कैप्सिकम भी दे रखी है, एंड ब्राइनिया है, ये ब्रोमियम गलत आ गया, कैप्सिकम एंड ब्राइनिया आर गुड मेडिसिन टू। कैप्सिकम में एक चिल के साथ बहुत शानदार सिम्टम ये है कि अगर चिल के समय पेशेंट पानी पीता है या फिर इवन किसी भी कंडीशन में अगर पेशेंट पानी पी रहा है तो बॉडी पूरी हिल जाती है, शडर कर जाती है। दैट इज रिटन इन एलन की नोट। कॉन्कॉमिटेंट क्या होते हैं, टंग थिक वाइट कोटेड रहती है, वाइट कोटेड रहती है। चिल विदाउट थर्स्ट विच इज सिमिलर टू एबिस पर्ल्स एंड सिंकोना, मतलब चाइना। वॉयलेंट शेकिंग होती है एट द टाइम ऑफ नून। ओके, ये मार्क सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि सिंगल मेडिसिन ही है बोगर रिपेटरी में इसके लिए। फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, फीवर सक्सेशन ऑफ स्टेजेस, हीट फॉलोड बाय पर्सपिरेशन देन थर्स्ट। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हीट हुआ उसके बाद, हाँ स्वेटिंग हुई, चिल एब्सेंट है, चिल नहीं प्रेजेंट रही, ऐसा दो तीन ऑथर्स ने लिखा है, कैंट में लिखा हुआ है, बोगर में लिखा हुआ है, माइट बी नर रिपर्टरी में है कि आई डोंट रिमेम्बर दैट, पर वहां पर है चिल नहीं मार्क की है सक्सेशन ऑफ स्टेज में, विथ थर्स्ट प्रेजेंट होती है दोनों। ओके, चलिए ठीक है, रिमेनिंग जो भी स्लाइड्स हैं वी विल ट्राई टू कवर इट अप इन नेक्स्ट सेशन। अभी 6 मिनट्स बचे हैं, 6 मिनट्स आ देगा, मतलब किसी को भी कोई भी डाउट पूछना हो तो पूछिए प्लीज। डॉक्टर मेहर, हाँ कोई डाउट कुछ पूछना चाहता है कोई? किस चीज की? अच्छा। हम्म, तो देखिए, इन जनरल ही अगर हम पोटेंसी की बात करें तो एक बहुत ही डिबेटेबल कंसेप्ट है। जो इसका फार्मेसी में आंसर दिया हुआ है वो बहुत ही वेग है कि आप इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम को देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पेशेंट को देखिए, दैट इज रोबस्ट persons will get lower potencies in comparison to highly intellectual and idiosyncratic people that requires higher potency and intensity of symptom। intensity of symptom अपने आप में आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, तो जो मेजरेबल नहीं है वहां पर पोटेंसी सिलेक्शन इसीलिए वेग रहता है। पर मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश कीजिए कि 30 and 200 आर सेफर पोटेंसीज। और अगर आप बायोकेमिक यूज करना चाहते हैं या फिर मतलब कुछ केसेस हैं जैसे कि डॉक्टर जेसी बर्नेट, तो ही हैव यूज्ड natrium urine 6x potency टू, एंड दैट टू ही हैड रिटन केसेस इन जनरल विद गुड इफेक्ट, मतलब 6x में भी केस निकाल दिया उन्होंने। तो 30 to 100 आर सेफर पोटेंसीज, हायर पे जाना नहीं चाहिए, और अगर हायर पे जाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी रिपीट मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्योंकि जो पोल हुआ था, जो कि ये कंडक्ट किया था डॉक्टर मिहिर ने ही, वहां पर फर्स्ट ईयर बहुत हैवी था एंड प्रैक्टिशनर्स बहुत हैवी थे। तो मैंने कोशिश करी कि मैं किसी भी एक स्कूल को पकड़ के ना चलूं, कि मियाज्मेटिक इवैल्यूएशन और ये सब ना करूं। मैं जो स्ट्रेट सिंपल दिख रहा है, जो कि पायनियर्स ऑफ होम्योपैथिक, मतलब जैसे कि डॉक्टर कैंट सर, डॉक्टर बोगर सर ने जो अप्रोच यूज में ली है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए केसेस बनाऊं। फर्दर कभी सेशन में जाके हम मियाज्म को भी इंक्लूड कर लेंगे, बट दैट रिक्वायर्स गुड नॉलेज ऑफ मियाज्म एंड इट्स सिम्टम्स, which requires good study of chronic diseases, Dr. Hahnemann sir की, and good knowledge of organ and too, with some other approaches of miasm that are produced in a recent past by Dr. Sankaran sir and Dr. Praful Vijayakar sir. So that becomes a kind of study in itself. तो उसको इसीलिए यहाँ पर नहीं ध्यान में रखा गया। अभी मैंने जो स्ट्रेट केसेस बताए हैं, स्ट्रेट रूब्रिक्स बताए हैं। में गए थे तो दिन में हेलो। होली। हेलो। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर तो नहीं कर सकता, पर मैं हूँ। हाँ, क्या क्वेश्चन था? सॉरी। मियाज़मेटिक अप्रोच के लिए मतलब नहीं गया हूँ मैं। हाँ हाँ। क्या क्या क्या? देखिए, क्योंकि अभी तक जितने केसेस पड़े हैं उसमें आजकल जो ज्यादा प्रेवलेंट है वाटर डोजेज है। तो कभी उस पर भी बात करेंगे। वाटर डोजेस आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट है कि मेडिसिन को आप एडमिनिस्टर करें विथ वाटर, ताकि उसका जो एग्रावेशन है वो इतना सीवियर ना हो। जो हमको होम्योपैथिक एग्रावेशन देखने को मिलता है वो सीवियर ना हो। तो वाटर डोजेस, एलएम पोटेंसी, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हाँ, पर वाटर डोजेस इज गुड। नहीं हो सकता तो आप ग्लोब्यूल्स में दीजिए, आप पिल्स में दीजिए, कैसे भी दीजिए, इट विल अफेक्ट द पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लास्ट क्वेश्चन है तो? It is about to end. Thank you, everyone. I must say that for okay, अगर कोई भी किसी को भी हाँ कुछ भी पूछ